हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, अर्थात आप लोग आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अर्थात दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आप लोग क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे, अर्थात आप लोगों का कोई भी जो क्लास है वो मिस नहीं होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग यानी कि कंटिन्यू करने से पहले होमवर्क को देख लेते हैं। तो होमवर्क काफ़ी छात्रों ने किया है, यानी कि किए थे। तो इनमें से छात्र जो थे जिन्होंने होमवर्क किए थे उनका नाम है अनीस, सिमरन, स्नेहा, अपर्णा, प्रियांशु, जया, फातिमा, अंशु, संस्कार, आर्या, मिथिलेश और निशा गुप्ता। तो और जो स्टूडेंट होमवर्क अर्थात जिन छात्रों ने होमवर्क नहीं किए हैं या नहीं किया है, आशा करता हूँ कि वे आगे होमवर्क करेंगे, और जो छात्र होमवर्क कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं होमवर्क को। तो होमवर्क जो था आप लोगों का, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो संक्षिप्त में बताना था आप लोगों को, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए को। तो इसका आंसर जो काफ़ी स्टूडेंट ने लिखा था, लगभग सही ही लिखा था। तो एक बार मैं उनको यानी कि शून्य के आविष्कार के बारे में बता देना चाहूँगा संक्षिप्त में। तो शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गुत्समद ने किया था, ऐसा वेदों में उल्लेख है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। ज्योतिषादि ग्रंथ में खा को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो संक्षिप्त में इतना ही लिखना था आप लोगों को, तो समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गणित के इतिहास में पढ़ा, अंक गणित। तो अंक गणित के बारे में पढ़े, शून्य का आविष्कार ये था, ये होमवर्क में भी था आप लोग। तो संक्षिप्त में यहाँ तक लिखे थे, आगे भी लिख सकते हैं, तो संक्षिप्त में यहाँ तक काफ़ी है। तो आइए देखते हैं आगे। और आगे जो पढ़े थे हम लोग, अंक पद्धति, स्थानीय मान और भारतीय अंकों के इतिहास एवं बड़ी संख्याएं, तो ये पढ़ लिए थे। तो आगे देखते हैं हम। और जो पढ़े थे हम लोग कूटांक परिचय और बीजगणित, तो ये कूटांक परिचय भी पढ़ लिए थे और ये बीजगणित भी। तो आगे देखते हैं अब रेखा गणित। तो आइए देखते हैं। भारतीय गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि अपने देश में वैदिक काल से ही रेखा गणित की नींव पड़ी थी। वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग के सरल सूत्रों के रूप में मिलती है। वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को सालों कहा जाता है। तो क्या कहा, वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को सालों कहा जाता है। सूत्र का अर्थ है जानकारी को संक्षिप्तम रूप में प्रस्तुत करना। तो सूत्र का क्या अर्थ है, ये जानकारी को संक्षिप्तम रूप में व्यक्त करना था, संक्षिप्त में प्रस्तुत करना। स्वल सूत्र उनके रचयिताओं बौधायन, आपस्तम्भ, कात्यायन
मानव, मैत्रायण आदि के नाम से जानते हैं। सरल सूत्रों में विभिन्न ज्यामितीय आकारों की वेदियां बनाने का वर्णन है। गरुड़ वेदी, कूर्म वेदी, श्री यंत्र। तो ये है वेदी बनाने का वर्णन किसमें किया गया है? सरल सूत्रों को गरुड़ वेदी, कूर्म वेदी, श्री यंत्र में किया गया। सरल सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सरल सूत्र के जो है उदाहरण हैं त्रिभुजों, वर्गों, आयत एवं जटिल ज्यामितीय आकारों की रचना। ऐसी ज्यामितीय आकारों की रचना जिनका क्षेत्रफल दिए गए आकारों से के क्षेत्रफल में जोड़ या अंतर के बराबर हो। आगे है ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी अर्थात 476 से 550 और ब्रह्मगुप्त 600 ईस्वी, भास्कर प्रथम 629 ईस्वी, महावीर 850 ईस्वी का उल्लेखनीय योगदान है। तो इन जो गणितज्ञों का जो है उल्लेखनीय योगदान है। तो आइए देखते हैं आगे बौधायन प्रमेय। तो आगे जो है हम लोग का बौधायन प्रमेय। तो आइए देखते हैं क्या है। तो बौधायन प्रमेय जो है दीर्घ चतुर स्त्रैस्य अक्षरया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत् पृथग्भूते कुरुतः तत् उभयं करोति। तो ये संस्कृत में लिखा गया है। तो ये है बौधायन प्रमेय इति क्षेत्र ज्ञानम। तो ये 48 बौधायन सरल सूत्र है। तो इसका आशय जो है बौधायन प्रमेय का आशय है अर्थात बौधायन प्रमेय को इस तरीके से भी बता सकते हैं। एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत के दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह है बौधायन प्रमेय का अर्थात क्या बोल रहे हैं? एक आयत के विकर्ण पर बने आयत जो है उसके विकर्ण पर बने वर्ग विकर्ण आयत के यदि विकर्ण पर वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा यानी कि होता है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत के दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये है बौधायन प्रमेय। तो याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दिया गया है चित्र। तो आगे है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच यह संबंध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो समकोण त्रिभुज में यह जो संबंध है किस जाना जाता है किससे? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किंतु डॉक्टर बृजमोहन की पुस्तक गणित के इतिहास पृष्ठ 243 का उल्लेख है कि यह बात अब अधिकांश इतिहासज्ञ मानने लगे हैं कि पाइथागोरस का सरल प्रमेय सूत्र के लेखकों को पाइथागोरस के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले ज्ञात हो चुका था। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस का जीवन काल 572 ईसा पूर्व से लेकर 501 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि भारतीय गणितज्ञ बौधायन ने इस प्रमेय को पाइथागोरस के सैकड़ों वर्ष पूर्व सुधारण सर्वाधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया है। अतः यह प्रमेय वास्तव में बौधायन प्रमेय है। इसे सरल सूत्र प्रमेय भी कहते हैं। तो बौधायन प्रमेय को क्या कहते हैं? सरल सूत्र प्रमेय भी कहते हैं। तो ये था बौधायन प्रमेय। तो याद रखेंगे।
जैसे ये चित्र था तो इसमें क्या बोला था, एक बार देखते हैं। आयत के विकर्ण पर बने, तो आयत, जैसे मैं आयत बना रहा हूँ यहाँ, आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे। जैसे ये मैं आयत बना लिया, तो इसमें क्या बोला था, आयत के विकर्ण। तो विकर्ण कौन होगा, यहाँ से इसको ऐसा मिलाएंगे तब विकर्ण मिलेगा हम लोग को। ये विकर्ण हो गया, यहाँ से मिलाएंगे विकर्ण हो गया। तो इसमें क्या बोला था, आयत के विकर्ण पर बने वर्ग। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक जो भुजा है वो बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इस पर हम लोग को जो भी वर्ग बनेगा इस भुजा के बराबर, तो ये तो इसी की लंबाई का, तो इधर ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा वर्ग इस तरीके से, ये तो ये इसी पर बनेगा। तो शेष दो भुजा, आयत की दो भुजा, तो दो भुजा कौन है, ये एक भुजा है तो इस पर वर्ग बनेगा एक, और एक जो है इस पर वर्ग बनेगा, ये जैसे यहाँ पर बताया गया है ये, तो इधर ऐसा इस तरीके से बनेगा। तो इन दोनों अर्थात ये दो बना है किस पर, एक तो इस पर बना है ये, तो ये समकोण बना है। तो यहाँ भी देख रहे होंगे ये बस आकर के इस तरीके से है। तो इस पर जो वर्ग ये बना हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके और इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, उसी को ये बताया गया है। तो ये समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है पाई का भारतीय इतिहास, तो पाई के बारे में यहाँ भारतीय गणितज्ञों ने जो बताया उसको बताया गया है यहाँ पर, यानी कि भारतीय इतिहासकारों यानी कि सॉरी गणितज्ञों द्वारा पाई के बारे में जो बताया गया है उसको यहाँ देखते हैं। तो पहला जो है आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया पाई के इतिहास में। तो 476 अर्थात 476 ईसा से 550 ईसा, तो पहले गणितज्ञ थे, यानी कि आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमिति मान निकाला। तो आर्यभट्ट क्या थे, पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास, तो वृत्त में परिधि समझते होंगे और व्यास भी समझ रहे होंगे आप लोग, तो पाई का लगभग परिमित मान निकाला, जिसे चतुरधिकम शतमुष्टगुणम द्वाष्टिस्था सहस्त्राणम अत्युतदय विश्वभयस्य क्या है विस्कंभस्य आसनो वृत्त परिपा। तो ये भी संस्कृत में लिखा गया, अर्थात जो है 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से, अर्थात 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और उसमें 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त के परिधि का लगभग माप होता है, अर्थात 20,000 व्यास वृत्त की परिधि 62,832 होगी। तो ये आर्यभट्ट ने बताया है, अर्थात पाई इज इक्वल टू परिधि अपान व्यास, तो ये हो जाएगा 62,832 अपान 20,000, तो डिवाइड किए तो 3.1416, जो दशमलव के 4 स्थानों तक आज भी सही है। तो ये था आर्यभट्ट का योगदान पाई में। आगे है भास्कराचार्य का योगदान। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती, तो भास्कराचार्य का ग्रंथ का नाम याद रखेंगे आप लोग, ग्रंथ का नाम क्या है, लीलावती है, में पाई का मान दिया गया है। तो ये दिया गया है भास्कराचार्य के बारे में, यानी कि उनका पाई का योगदान है। तो व्यासे भनन्द्यग्नि हते विभक्ते खबाड़ सूर्ये परिधि स सूक्ष्म द्वाविंशतिघ्ने बृहते स्थ शैल स्थूलो अवस्थावास्याद व्यवहार योगा। तो ये भी संस्कृत में है, तो याद रखेंगे। तो व्यास को 3,927 से गुणा कर 1,250 अर्थात 1,250 से भाग देने पर सूक्ष्म परिधि होती है अथवा व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर व्यवहार योग की परिधि की स्थूल मान प्राप्त होता है। तो ये था इसका भास्कराचार्य का। अब आगे है स्वामी भारती
कृष्ण तीर्थ का योगदान ने पाई/10 का मान सुविदित अनुष्टुप छंद में तथा वर्णमाला की कूट भाषा में दिया है। तो ये था, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ श्रीनिवास रामानुजन। तो ये अगला जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। तो ये पढ़ लेंगे आप लोग। और ये था श्रीनिवास रामानुजन का, तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे। तो आगे है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो यह गणित की प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना में होता है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ होता है? यह गणित की प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान में भी गणना होता है, यानी कि ग्रहों के स्थान की गणना करने में करते हैं। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों आर्यभट्ट, वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिकोणमिति की संकल्पनाओं, सूत्रों तथा सारणियों का वर्णन सूर्य सिद्धांत 400 ईसा, वराहमिहिर के पंच सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में मिलता है। तो यहाँ दिया गया सूर्य सिद्धांत किसका? सारणियों में सूर्य सिद्धांत, और वराहमिहिर का पंच सिद्धांत। वराहमिहिर का कौन सा है? पंच सिद्धांत है। और ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में मिलता है, यानी कि वह उनका पुस्तक है। तो डॉक्टर बृजमोहन द्वारा लिखित पुस्तक गणित के इतिहास पृष्ठ 314 314 पेज में उल्लेख है कि इसमें संदेह नहीं है, त्रिकोणमितीय फलन में से 3 की स्पष्ट रूप में परिभाषा सबसे पहले हिंदुओं ने ही दी थी। सबसे पहले जया का प्रयोग आर्यभट्ट ने 500 ईसा में किया था। आर्यभट्ट को जया और उत्क्रम उज्जया की सारणी भी दी। भारत में जया शब्द अरब गया, जहाँ जीवा के रूप में प्रचलित हो गया। कुछ समय पश्चात जीवा का जैब हो गया। अरबी में जैब का अर्थ वृक्ष है। लगभग 1150 ईसा में अरबी की पुस्तक लैटिन में अनुवाद किया गया, तो जैब के स्थान पर साइनस का प्रयोग किया गया, जिसे लैटिन का अर्थ है वृक्ष भी है। आगे है ब्रह्मगुप्त ने जया के अर्थ में क्रम जया का प्रयोग किया गया। इसका नाम इसलिए रखा गया कि उत्क्रम जया से इनका अंतर स्पष्ट दिखाई पड़े। अरबी में यह शब्द करज के रूप में प्रचलित हो गया। अल-ख्वारिज़मी ने भी करज का ही प्रयोग किया है। भारतीय जया और कोटिज्या ही यूरोपीय भाषाओं में साइन और कोसाइन बन गए। तो ये पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में, साइन कोसाइन। त्रिकोणमिति का ज्योतिष, खगोलशास्त्र, अभियांत्रिकी, नौ परिवहन तथा ऊंचाई, दूरी आदि के अध्ययन में उपयोग है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ है? ज्योतिष में, खगोल शास्त्र में, अभियांत्रिकी एवं नौ परिवहन और ऊंचाई दूरी में अध्ययन में उपयोग है। तो ये था गणित के इतिहास। तो एक बार आप लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जिसमें जो है आगे देखते हैं अब प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो ये सही जोड़ी बनाना है आप लोगों को। तो जैसे दिया है भारतीय कृष्ण तीर्थ, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, वराहमिहिर सिद्धांत शिरोमणि, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टीय भास्कराचार्य, पंच सिद्धांत, आर्यभट्ट, वैदिक गणित। तो इसको आप लोगों को सही जोड़ी मिलाना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा।
करेंगे आप लोग होमवर्क में। आगे जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आकाश तथा शून्य के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग होता है, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ये होमवर्क में है। अर्थात होमवर्क में आप लोगों का सही जोड़ी बनाइए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।